नमस्कार मित्रों, आज चर्चा करेंगे भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह की प्रशासनिक अक्षमता पे। मैं जानता हूँ मेरे इस वीडियो पे मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि अधिकतर राष्ट्रवादी तर्कसम्मत विवेचना पसंद नहीं करते, खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के बारे में। किंतु ये वीडियो आवश्यक है, मैं बार बार उन्हें टैग करके जनता की इच्छा, जनता की मांग को लागू करने के लिए भी कहता हूँ, किंतु वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने कई बार उन्हें लगातार उन मुद्दों जिसके कारण भाजपा पिछड़ सकती है या पिछड़ रही है उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के प्रशासनिक क्रियाकलाप की विवेचना के साथ। और ये सकारात्मक आलोचना है, इससे भाजपा और उनके मतदाता, उनके कोर वोटर्स को ही फायदा होगा। गृह मंत्री अमित शाह संगठनकर्ता के रूप में काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं और पूरे भारत में वो अद्वितीय हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। किंतु जब प्रशासनिक क्रियाकलाप की बात आती है तो शायद या तो अपने काम से ओवरलोडेड है, क्योंकि उन्हें पार्टी भी चला नहीं रहती है और सरकार में गृह मंत्रालय का भी काम देखना रहता है। सरकार में भी वो नंबर 2 की हैसियत से हैं, तो प्रधानमंत्री जब व्यस्त रहते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता भी करते हैं। हालांकि पार्टी के पदेन अध्यक्ष अभी जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। किंतु पार्टी का सारा निर्णय गृह मंत्री अमित शाह ही लेते हैं। जेपी नड्डा भी रणनीति बनाने में कुशल माने जाते हैं, किंतु वो वोट नहीं खींच सकते। उन्हें वोट पुलर नेता कभी नहीं कहा जाता है, लोग उन्हें सुनने के लिए नहीं आते हैं। भाजपा में वोट पुलर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। तो गृह मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद अमित शाह ने कई बड़े फैसले लिए। उसमें एक था धारा 370 और आर्टिकल 35A को समाप्त करना। ये जम्मू कश्मीर के लिए नासूर बन गया था और भारत के हृदय पे चुभ रहा था। भारत की जनता जम्मू कश्मीर में ना ज़मीन खरीद सकती थी, ना बस सकती थी, ना वहाँ की नागरिकता पा सकती थी, ना वहाँ की सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकती थी। और जम्मू कश्मीर की महिलाएं यदि भारत के किसी व्यक्ति से विवाह करती थी
तो उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर से स्वतः ही समाप्त हो जाती थी। और उसके बाद वो वहाँ से भूमिहीन, वो वहाँ उनके बच्चे वहाँ सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते, उनके बच्चे वहाँ के सरकारी विद्यालय में पढ़ नहीं सकते और उनको सारे अधिकार छीन लिए जाते थे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया और इसे समाप्त कर दिया। किंतु इसको समाप्त करने के बाद जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये क्लॉज डाल दिया कि भारत का व्यक्ति जो 15 वर्ष जम्मू कश्मीर में बिताएगा वही वहाँ का नागरिक बन जाएगा। अब ये कश्मीर के मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में कहिए या भारत के लुटियन मीडिया या इलाइट मीडिया को खुश करने के लिए इन्होंने एक क्लॉज डाल दिया। इसका नुकसान ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति की जो वर्किंग जीवन होती है, कैरियर होती है, वो मात्र 30 वर्ष की होती है। अब उसमें से 15 वर्ष अगर वो एक राज्य में दे दे, जो बहुत ही मुश्किल होता है, तब जाके उसे वहाँ की नागरिकता मिलेगी। ये जब हटाया गया तो लोगों को लगा कि हम सीधे वहाँ बच सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं, वहाँ के वोटर आईडी में उनका नाम हो जाएगा, वहाँ जाके वो वोट डाल सकते हैं। किंतु इस क्लॉज के आने के बाद आप जम्मू कश्मीर में वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, और नागरिकता नहीं मिलेगी तो आपके बच्चे वहाँ सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से कई बार कहता रहता हूँ। फिर अगला आते हैं जब नागरिकता संशोधन कानून CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट केंद्र सरकार ने संसद से पास करवाया। उसके बाद दिल्ली में शाहीन बाग में लगभग 1.5 महीने तक धरना प्रदर्शन चला, सड़कें जाम कर दी गई। नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों को बहुत परेशानी, और दिल्ली से नोएडा जाने वालों को पूरी रोड ही ब्लॉक थी। किंतु इन्होंने कठोर इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया, और बीच सड़क को जो जाम किया गया था वो प्रदर्शन का एक केंद्र बन गया। गृह मंत्री अमित शाह को लगता था कि यदि वो इस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे तो दंगे होंगे, और उसके बाद ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव था तो भाजपा हार सकती है। उन्होंने इसको खींचने दिया और ये लगभग 1.5 महीने के आसपास चला। इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को लगा कि सरकार जब हमें इतनी छूट दे सकती है और हम पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो हम और आगे भी कर सकते हैं। और इनका आगे का होता है दंगे करो, जिहाद फैलाओ, लोगों की हत्या करो। उसी समय फरवरी की अंतिम सप्ताह में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा थी। डोनाल्ड ट्रंप आए, वो पाकिस्तान भी गए, वो उत्तर प्रदेश भी गए, फिर यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ उनकी कई मीटिंग थी, राष्ट्रपति से मिले, बहुत सारी डील भी हुई। लेकिन उस दौरे को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दिल्ली में ऐसा भुनाया जिससे पूरे विश्व में भारत की बदनामी हो। उन्होंने एक पूरे सुनिश्चित तरीके से हिंदुओं के विरुद्ध दंगा कर दिया, और जितने दिन डोनाल्ड ट्रंप रहे कई क्षेत्रों में मार काट, कई लोगों को मार दिया गया, कई अधिकारियों को भी मार दिया गया, मार के नाली में फेंक दिया गया, कई घरें जला दी गई, कई
पार्किंग जला दी गई। अब सरकारी आंकड़ा कहता है कि उस समय 54 हिंदू उस दंगे में मारे गए थे। गृह मंत्री अमित शाह उस दंगे के बाद एक्टिव हुए और कर्फ्यू लगाया गया, उन दंगाइयों को चिन्हित किया गया, पकड़ा गया और उन पर कई कार्रवाई भी की गई। कई अभी भी जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। किंतु ये लेट से हुआ, तब तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 54 लोग अपनी जान खो चुके थे और अज्ञात मृतक की संख्या उससे भी बहुत ज़्यादा है। जो संपत्ति का नुकसान हुआ वो होगा। उत्तराखंड के एक छोटा सा बालक दिलबर नेगी, जिसके दोनों हाथ काट के और आग में जला दिया गया था, आप सबने भी देखा होगा वो वीडियो या पढ़ा होगा। अब अगला 18 सितंबर 2020 को सरकार ने कृषि कानून अधिनियम संसद से पास करवाया। ये 3 कानून सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए, उन्हें मंडियों, आढ़ातियों के चंगुल से मुक्ति के लिए लाया था। किसान अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है, किंतु पंजाब के आढ़ाती जहां पूरा सब्सिडी पे ही एक समाज चलता है, उनको लगा कि उनकी तो अब रोजी रोटी गई, क्योंकि ये अब सारे किसान खुली मंडी में बेचेंगे, देश के किसी भी हिस्से में बेचेंगे, तो उनको जो बीच में मिडिल मैन के रूप में जो कमीशन मिलता था वो समाप्त हो जाएगा। और पंजाब में बहुत ज़्यादा उपज नहीं होती। पंजाब के ये सभी आढ़ातिये उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से किसानों से सस्ते दाम पे उपज लेते हैं और उसे पंजाब की सरकारी मंडियों में बेचते हैं, जहां उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सरकार द्वारा निर्धारित, उस पर वो पैसा मिल जाता है और वो अपना वो बीच में कमीशन ले लेते हैं। अब इसके बाद जो ये आढ़ातिये पंजाब के, फिर धीरे धीरे उसमें हरियाणा के भी कुछ आढ़ातिये शामिल हो गए और इन लोगों ने दिल्ली के सीमा पे आके धरना देना चालू किया। उस धरने में बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान नेता, जैसे टिकैत परिवार, नरेश टिकैत जो अखिल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो महेंद्र सिंह टिकैत के गुजरने के बाद इन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाया और टिकैत परिवार में सबसे बड़े अभी हैं। और उनका छोटा भाई राकेश टिकैत वो दिल्ली की सीमा पे आके इन किसानों को बहकाने लगा। और नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर से ही, जो सिसौली गांव है जहाँ टिकैत परिवार रहता है, वहाँ से महापंचायत बनाना, जिसे खाप पंचायत भी वो लोग कहते हैं, और किसानों को बहकाने लगे। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने इन बाकी किसान नेताओं या आंदोलन जीवियों को रास्ते पे लाने के लिए कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। इन्होंने यहाँ तक कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, उस दिन राष्ट्रपति के ध्वजारोहण के बाद भी किसानों के ट्रैक्टर परेड की अनुमति दे दी। और वो इतना हिंसक ट्रैक्टर परेड था कि उसमें कई खालिस्तानी घुस के लाल किले पे उन्होंने खालिस्तानी झंडा लहरा दिया। एक किसान ट्रैक्टर स्टैंड करते हुए स्वयं मारा गया। पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया। जो बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में आए थे उनको लाल किले में कैद कर लिया था, उनको बाद में दिल्ली पुलिस ने छुड़ाया। और उसके बाद भी जब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ ने इन किसानों को
दिल्ली की सीमा पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर से हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी आरंभ की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने मना कर दिया, क्योंकि यदि हमें करना रहता तो हम बहुत पहले कर देते। इनमें गृह मंत्री अमित शाह ये समझते थे कि यदि इन किसानों पे कोई कार्रवाई की गई तो अप्रैल में ही विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, वहाँ भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। किंतु वो भूल गए कि फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में हुए दिल्ली दंगे के बाद जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ भी भाजपा को कोई सफलता खास नहीं हाथ लगाई। भाजपा बुरी तरह हारी और भाजपा को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जनता ने देखा कि गृह मंत्री कठोर निर्णय लेने में असमर्थ हैं और इनमें किंग कर्तव्य मूढ़ता, क्या करें या क्या ना करें, आ गई है। और ये सदा चुनाव सोचते हैं और जनता को जो कठोर निर्णय लेके इन आंदोलनजीवियों या हिंसक जिहादियों से मुक्ति के लिए कोई कदम उठाने, वो ये नहीं उठा पाते। और आज तक आंदोलनजीवी इस कोरोना महामारी में भी आपको दिल्ली की सीमा में अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसका नुकसान ये हुआ कि भाजपा पश्चिम बंगाल में भी हार गई। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, भाजपा की पश्चिम बंगाल चुनाव में हारने का एक मुख्य कारण नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को नहीं लागू करना है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी आए हैं, आज तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली। और बांग्लादेश में चिटगांव, जिसे अब चिटग्राम भी कहा जाता है, से वहाँ बौद्धों को भी काफ़ी प्रताड़ित करके भेज दिया गया। वो पूरा बौद्ध बहुल इलाका था, उन्हें भी अभी तक नागरिकता नहीं मिली। और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने इसे, हालांकि चुनाव में तो कहा कि हम इसे तत्काल लागू करेंगे, किंतु गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आज तक नोटिफाई ही नहीं किया, अधिसूचना ही नहीं जारी की, जबकि ये दोनों संसद से पास है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपनी राय अवश्य बताइए। जय हिंद, जय भारत।